डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में इतनी बातें कही गई हैं और इतनी बातें हम सब जानते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं। उनके जीवन ही उनका जीवन ही खुद ही एक ऐसा आदर्श होता है कि उसका हर पन्ना, हर शब्द जो है हमें एक नया ज्ञान देता है। आज भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री का जो मैं समझता हूँ कि हमारे ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक थे, जिस तरह से उनके परिवार जो उनका विदा किया गया और जिस तरह से उनके परिवार का अपमान किया गया और उनके लोगों का अपमान किया, मैंने उनकी खबरें पढ़ी, वो बहुत दुखद बात है। Personally, I have been really inspired by this man. And when he became the finance minister, he really, at that point of time, I was very young and it was really inspiring. When he became the prime minister, it was more inspiring. And every time, he has really inspired me and has been instrumental in creating an economy which is from a very poor country to an economy which the world today looks up and respects. किसी ना किसी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਫੇਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੰਤ ਤੇ ਹੱਦ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। सबसे पहले जो हमारे साथ में आए हैं लोग और जो अभी पहले भी थे, डॉक्टर मिस्टर अली खान साहब, इमरान जी, सुभाष जी, कैरो साहब, ब्रार साहब, मिसेस कैरो, आनंद जी और सभी लोगों का जो यहाँ पे आज थे, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में इतनी बातें कही गई हैं और इतनी बातें हम सब जानते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं होती। उनका जीवन ही खुद ही एक ऐसा आदर्श होता है कि उसका हर पन्ना, हर शब्द जो है हमें एक नया ज्ञान देता है। तो मैं उनकी अचीवमेंट्स जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने 16 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी से ऊपर उठाया, जो उन्होंने दुनिया भर में और भारत में ये पूरा इंश्योर किया कि जो भी सत्य बोलता है उसकी आवाज़ बुलंद हो और किसी भी तरीके से वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में पता कर सके, जान सके, सारा सत्य जान सके। इस तरह के व्यक्ति जो है आने बहुत कम होते हैं, परंतु मैं उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहूँगा। मैं इस बात पे फोकस करना चाहूँगा कि उनके जीवन से ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये फोकस किया जाए कि आज उनके जाने के बाद हमें उनके जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है। हम सब आज थोड़ा सा इसलिए और भी दुखी हैं कि मनमोहन सिंह ने और भाजपा सरकार ने आज फिर से अपनी छोटेपन का एहसास दिलाया, जिस तरह से उनको विदा किया गया। जो आज तक हमारे लोग थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हो या वो भाजपा से जुड़े हो, अटल जी हैं, जिससे भी जुड़े हुए हो, उनको जिस सम्मान से विदा किया गया था, उनका अंतिम संस्कार किया गया था, आज भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री का जो मैं समझता हूँ कि हमारे ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक थे, जिस तरह से उनके परिवार जो उनका विदा किया गया और जिस तरह से उनके परिवार का अपमान किया गया और उनके लोगों का अपमान किया, मैंने उसकी खबरें पढ़ी, वो बहुत दुखद बात है। और मैं चाहूँगा कि इसको कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बुलाई नहीं जाती और जो बोलनी नहीं चाहिए। ये बात हमें सोचनी चाहिए कि क्यों ऐसे समाज में हमने इस तरह का रूप धारण कर लिया है कि हम दो हिस्सों में बट गए हैं। वही चीज़ वो नहीं चाहते थे और आज हम इस तरह से बढ़ गए हैं कि हम ऐसे व्यक्ति का अपमान करके सोचते हैं कि हमने राजनीतिक कोई जीत हासिल कर ली। ये गलत सोच है। परंतु ये सोच करके नरेंद्र मोदी और भाजपा ने एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा संदेश हमें जो मनमोहन सिंह जी देना चाहते थे, मैं आज इस बात को इस तरह से ले रहा हूँ कि उनको मौका दिया। मनमोहन सिंह जी ने
नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह जी को मौका दिया कि एक बहुत बड़ा संदेश हमें जाए। और वो क्या संदेश था कि वो एक आम आदमी, जो आम आदमी की तरह ही जिया, जिसने सारे जीवन हर तरह की इच्छाओं का, हर तरह की भूख को हटा के लोगों के लिए कार्य किया। जब वो गया तो भी वो आम आदमी की तरह ही निगम बोध घाट से गया, जहाँ से सब लोग जाते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन के में नहीं बल्कि परंतु अपने मरण के टाइम पे भी ये कहा कि मैं एक आम आदमी हूँ और मुझे कोई, आपको किसी भी तरह का कोई मुझे राजपाट नहीं चाहिए, कोई मुझे राजा की तरह ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मैं जाऊँगा तो जैसे मैं आम आदमी की तरह जिया हूँ, जाऊँगा तो भी मैं आम आदमी की तरह जाऊँगा। नरेंद्र मोदी ने जिस भी इच्छा से किया हो, नरेंद्र मोदी ने ये दिखाया कि ये मेरा जीवन है। और ये सीखो और ये जानो कि जब तुम जियो तो आम आदमी के तरह जियो, जब तुम जाओ तो आम आदमी की तरह जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न दे या ना दे, कोई उनके सम्मान में यूनिवर्सिटी खोली जाए या कोई स्मारक खोला जाए या ना खोला जाए, मनमोहन सिंह जी हमारे दिल में बसते हैं। वो एक आम आदमी है और वो आम आदमी के दिल से उनको निकालना, ये मैं नहीं समझता होगा कभी, क्योंकि उनका स्मारक जो है वो यहाँ पे बसा है। और ये स्मारक जो है, जो ये कभी सत्ता से नहीं आता। हम हमेशा बात करते हैं कि वो ये शक्ति जो है, वो पावर जो है, वो एक पोजीशन से आती है। मैं हमेशा से ये बोलता आया हूँ, ये मानता आया हूँ कि जो शक्ति है वो पोजीशन से नहीं होती, वो आपके कार्य से आती है, वो आपकी सोच से आती है, वो आपके विचारों से आती है। और आप पोजीशन पे हो या ना हो, और अगर आप उस पोजीशन पे जाके भी आपके विचार चेंज हो जाते हैं तो वो पोजीशन को आप कम करते हैं। मनमोहन सिंह जी जिस भी जगह पे पहुंचे, उस पोजीशन से उन्होंने फायदा नहीं लिया, उस पोजीशन की गरिमा को उन्होंने खत्म नहीं किया, उस पोजीशन की गरिमा बढ़ाई। वो पोजीशन धन्यवाद देती थी, वो सत्ता, वो रिस्पेक्ट वो करती थी कि ए मनमोहन सिंह जी, धन्यवाद जो आपने हमारे को सुधारा, आपने हमारे को, आप यहाँ पे आए हैं। भारत जब मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो भारत पे $1 बिलियन, ये तो बात सब जानते हैं कि $1 बिलियन के रिजर्व्स थे। एंड मनमोहन सिंह जी जब ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में भी पढ़ते थे, वो जो बात उन्होंने, उनकी स्पीचेस मैंने सुनी, तो वो कहते थे, जो उनके टीचर्स, जो उनके प्रोफेसर्स होते थे, वो केनियन इकोनॉमिक्स की बात करते थे। they were more on a leftist way, but वही प्रोफेसर्स ने उनको ये भी, and he was also very much influenced by the leftist way, उस तरह की सोच कि एक सोशलिस्ट सोच, समाज को ऊपर उठाने की सोच जो है, वो इकोनॉमिक्स में, वो लीडर्स में जरूर होनी चाहिए। उसके बिना समाज नहीं ऊंचा हो सकता। और ये बात सत्य है, ये बात उन्होंने कई सारे अपने आदर्शों से, अपने कार्यों से भी की। परंतु वही उनके प्रोफेसर्स ने कैम्ब्रिज में उनको ये भी सिखाया कि केनियन इकोनॉमिक्स आल्सो हैज अ कैपिटलिस्ट एंगल। आप, ये बात नहीं है कि सोशलिज्म के चक्कर में आप सबका हितों का ख्याल करें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपटीशन को किल कर दें, या आप किसी भी तरीके से लोगों के, अगर लोग कोई मेहनत करके बनाना चाहते हैं कोई चीज, तो उसको रोका जाए, उसमें अड़ंगे लगाए जाए, ऑब्स्टिकल्स लगाए जाए, जैसे भारत में होते थे। ये चीजें गलत है। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, उन नरसिम्हा राव की सरकार थी, अगेन माइनॉरिटी की सरकार थी, और बड़े उनके ऊपर प्रेशर थे, बड़े उनके ऊपर प्रेशर दिए गए कि आप बजट जो है हम सोशलिज्म की बात करेंगे, हम इसकी बात करेंगे, आप इसी को फॉलो करें। एंड ही, एज आई सेड, उनकी विचारधारा भी इस तरह से ये लोग सोचते थे कि वो इसी विचारधारा को पालन करेंगे। ऐसे व्यक्ति, सोचिए, मनमोहन सिंह जी ने उस समय सोचा, उस समय जाना, कहते नहीं, अगर भारत $1 बिलियन के रिजर्व में, अगर हमें सोना बेच के इस देश को बचाने की कोशिश करनी पड़ रही है और सोना गिरवी रखना पड़ रहा है, तो इस देश को बचाने के लिए इस समय हमें लिबरलाइजेशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड। हमें इस इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, हमें अपने रूल्स, हमें FDI को लाना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पड़ेंगे, हमें टैक्सेस कम करने पड़ेंगे,
हमें इस देश के लोगों को कहना पड़ेगा कि भारत तैयार है, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन को लाना पड़ेगा, हमें हर तरीके से ये संदेश देना पड़ेगा भारत को कि हम तैयार है, हमारा युवा तैयार है आगे बढ़ने के लिए। एंड ही स्टार्टेड व्हाट इज नोन एज द ग्रेटेस्ट मॉडर्न रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया इन विच लिबरलाइजेशन अलॉन्ग विद सोशलिज्म, ये नहीं कि उन्होंने सोशल समाज कल्याण की स्कीम्स को बंद कर दिया, उन्होंने ये नहीं किया कि कोई प्राइवेटाइजेशन किया पीएसयूज का, उन्होंने ये किया कि पीएसयूज को भी पावर मिले, जनता के हित में भी कार्य हो, परंतु साथ साथ लिबरलाइजेशन करके इकोनॉमी में सब लोग पार्टिसिपेट कर सके। और उसका नतीजा जिस तरह से बड़ा है देश, हम सब ने देखा है। 1998 से 2004 तक वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे, उन्होंने तब भी हमेशा हर वक्त ऑपोजिशन में रह के भी अगर कोई गलत कार्य होता था तो उसके लिए वो आवाज उठाने को हमेशा तैयार रहते थे। जब 2004 में वो प्रधानमंत्री बने और जब वो आगे आए तो उन्होंने फिर से यही बात की कि हम लिबरलाइजेशन को कंटिन्यू रखेंगे, हम समाज कल्याण को कंटिन्यू रखेंगे, परंतु इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें साथ साथ ये भी कोशिश करनी है कि एजुकेशन हैज टू बिकम द मोस्ट, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, ट्रुथ, दीज हैव टू बिकम द बिगेस्ट वेपन्स जिससे हमारा देश आगे बढ़े। और इसके लिए उन्होंने राइट टू आरटीआई की हम लोग बात करके राइट टू एजुकेशन लेके आए। राइट टू एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है और स्पेशली एक पिछड़े हुए देश भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी इकोनॉमी को उन्होंने पूरा फोकस किया, इकोनॉमिक ग्रोथ को। आप सोच सकते हैं भारत एक ऐसा देश बना, 9% ग्रोथ रेट पर ईयर, 9% ग्रोथ रेट पर ईयर भारत में रहा, और न सिर्फ 1 साल 2-3 साल रहा, लगातार। भारत जैसे एक पीछे चलते हुए जो पुरानी हम इंडिया में पैसेंजर गाड़ियां देखते थे, उससे हट के निकल के पटरी बदल के सीधा एक्सप्रेस ट्रेन पे पहुंच गया। वो एक व्यक्ति ने कर दिखाया। कैसे एक व्यक्ति अकेला कर सकता है? हम हमेशा जब भी हम खड़े होते हैं, ये एक बहुत बड़ी सीख और दी है। हम हमेशा खड़े होते हैं तो हम कहते हैं यार मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अभी मैं पिछले हफ्ते में इंडियन काउंसिलेट के सामने हमने अंबेडकर जी का अपमान हुआ जो अमित शाह ने किया पार्लियामेंट में, और जिस तरह से बात की, मैंने उसके लिए आवाज उठाई, खड़ा हुआ। इंडियन काउंसिलेट के सामने मैं अकेला खड़े था। मैं कई बार पहले भी ऐसे अकेले भी खालिस्तानियों के सामने भी अकेला खड़ा हो चुका हूँ। तो लोग कहते हैं, लोग कई बार मजाक भी उड़ाते हैं कि अकेला क्या कर, अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है अगर सोच जो है वो अकेले ही शुरू होती है। राह बढ़ाने की तरीका जो है वो अकेले भी शुरू हो सकता है, परंतु हमारे का विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। मनमोहन सिंह जी में ये बात थी। उन्होंने तब भी जो है, चाहे वो हर तरीके से, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो एजुकेशन हो, जब निर्भया हत्याकांड हुआ, जब उस बिटिया के साथ किस तरह से ट्रीटमेंट हुआ, हम सब जानते हैं, और हम सब जानते हैं, और हम सब परेशान हुए। ये व्यक्ति ने पूरा, इन्होंने प्राइवेट जेट में उनको सिंगापुर भेजा इलाज के लिए, सब तरीके से आंखें झुकी हुई। प्रधानमंत्री लोग जो है, ऐसे चीजें होती हैं। आज हम देख रहे हैं किस तरह से समाज किस राजनीति में पहुंच चुका है कि जो अगर कोई भी किस तरह की हत्या या अत्याचार या बलात्कार होता है तो सब लोग नेता पीछे हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं कि ये हमारे ऊपर है। प्रधानमंत्री भारत के आगे आए, वो दिल्ली पे भी डाल सकते थे, वो किसी और पे भी डाल सकते, उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। वो आगे आए, उन्होंने उस परिवार के साथ खड़े हुए, उनका हर तरीके से साथ दिया और कहा कि मुझे दुख है, मुझे दर्द है कि हमारी बिटिया के साथ ऐसा हो। कैसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें इतनी वो होती है, इतनी सूझ होती है। एक और शिक्षा उन्होंने दी जो हमें देखनी, जो हमें समझनी बहुत जरूरत है आज, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमें लोग गालियां देते हैं, हमें लोग गलत बात कहते हैं, हमें कहते हैं ये कह रहा है, ये कह रहा है, हम लोग को लोग अपशब्द बोलते हैं और हम दुखी हो जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। हम कोई कार्य करने से डरते हैं कि हमें बुली करेगा, ये हमें रोक देगा, ये हमें कहेगा नहीं करना, ये करना, वो करना, हम पीछे हट जाते हैं। मनमोहन सिंह जी को कितने अपशब्द कहे गए, कोई अंत नहीं है। 2 व्यक्ति हैं इस देश में जिन्होंने पिछले 15 साल से, मैं 10 साल नहीं कहूँगा, 15 साल से सबसे ज्यादा अपशब्द सहे हैं। एक है राहुल गांधी और एक है मनमोहन सिंह जी। इतने अपशब्द की कोई अंत ही नहीं। उसके बावजूद वो शांत रहे।
उन्होंने उन अपशब्दों के जवाब में कभी आपने सुना हो कि मनमोहन सिंह जी ने भी अपशब्द कहा हो या कुछ किया? स्ट्रेंथ इसमें नहीं आते कि मैं दादा हूं, मैं राजा हूं और जोर के बोलने में या उल्टे सीधे भाषण देने में या जुमलों में या उल्टी सीधी बातें करने में या लोगों को डराने में। स्ट्रेंथ उससे नहीं आती। स्ट्रेंथ आती है शांति में, चुपचाप रहने में और विचारों में, जो मनमोहन सिंह जी ने करके दिखाया। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये सीख मिलनी चाहिए। अगर लोग हमें गलत भी कहते हैं, अगर हमें लोग ये भी कहते हैं कि तुम जो बात कह रहे हो गलत, और आज यही चलेगा, आज का दिन यही है, सेक्युलरिज्म गलत है तो गलत है, हम आज हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या हम खालिस्तान बनाएंगे या हम इस तरह के लोग जो टूटने की बातें करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए क्या सत्य है, क्या सही है, और अगर उस पर सही खड़े होने के लिए अकेला भी होना जरूरी है तो वो भी हमें मंजूर होना चाहिए। हमें सही राह से भटकना नहीं चाहिए। यही सीख मनमोहन सिंह जी देके गए। अनवर इब्राहिम आज के मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बहुत बड़ी इंसिडेंस अपने अभी जब मनमोहन सिंह जी की डेथ में उन्होंने डाली कि वो अनवर इब्राहिम सन 92 में जब उनके खिलाफ दुनिया भर के आरोप लगाए गए, उनको जेल में डाला गया मलेशिया में उनके, क्योंकि वो भी डॉक्टर साहब के साथ पढ़े हुए थे, डॉक्टर साहब के कुलीग थे और डॉक्टर साहब के साथ के टाइम पे ही फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। ही वाज आल्सो लाइक अ स्टेट्समैन, लाइक फिगर लाइक डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो कहते हैं वो इतने और वो मित्र थे उनके। तो कहते हैं जब उनको इस तरह से किया गया, उनके खिलाफ दुनिया भर का उनका चरित्र कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया और दुनिया भर की परेशानियां खड़ी की गई, मलेशिया में उनको जेल तक डाला गया और ये हुआ कि अब तो ये गए, खत्म, इनका पॉलिटिकल करियर भी खत्म, ये खुद भी खत्म, इनको भी शायद जीवित भी ना बचे। ऐसे समय में उनके बच्चे छोटे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक आम आदमी, एक कोई बड़ा आदमी नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनको ऑफर किया कि मैं आपके बच्चों को स्कॉलरशिप देता हूँ, आपके बच्चों को मैं पढ़ाऊँ। सोचिए, ये नहीं क्योंकि भारत में किसी से वो करने के लिए, मलेशिया में एक व्यक्ति, और जिसको पूरा मलेशिया धुतकार रहा है, उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है इस व्यक्ति के साथ, और क्योंकि इस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है मैं इसके साथ खड़ा हूं। ये नहीं देखा कि उससे वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, ये नहीं देखा कि भारत के ऊपर क्या नाम आएगा, किसी के चरित्र पे क्या नाम आएगा, किस तरह से उछल। उन्होंने कहा मेरे को अगर सही कार्य करना है तो करना है। कितने लोगों में इतनी भावना होती है और कितने लोग ऐसी भावनाएं व्यक्त करते हैं। ये एक चरित्र की स्ट्रेंथ का वो है। और आज अनवर इब्राहिम आज इस बात को, आज वो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर होकर इस बात को याद कर रहे हैं कि जो दुख में साथ खड़ा हो, जो गलत वक्त पे भी साथ खड़ा हो, क्योंकि वो जानता है कि आप सत्य के रहे, जो सत्य की राह पे चलता हो, उसको जाने के बाद भी ये लोग याद रखेंगे। स्मारक बने या ना बने, भारत रत्न की उपाधि मिले या ना मिले, मनमोहन सिंह जी और इस तरह के व्यक्ति जो है हमारे दिलों में राज करेंगे। हम इनकी यादों से अपने जीवन में प्रेरणा लेंगे और यही मैं चाहूँगा और यही मैं जानता हूँ कि अगर आप लोग भी सत्य के साथ हैं तो आप लोग भी मनमोहन सिंह जी को कभी ना भुला पाएंगे और उनके आदर्शों को हमेशा पालन करते रहेंगे। धन्यवाद। मनमोहन सिंह की दुनिया से विदाई की जो कमी है, वो एक जो मानवता के प्रति डेडिकेटेड ह्यूमन बीइंग है, उसके ऊपर काफ़ी गहरा असर, काफ़ी गहरी कमी उनकी महसूस है। बात को शॉर्ट करता हुआ मैं यही कहूँगा, जो लोग चाहते हैं उनके घर में, उनकी संतानों में, आने वाली पीढ़ियों में डॉक्टर मनमोहन सिंह की काबिलियत आए और मानवता की वो उसी प्रकार से सेवा करें किसी भेदभाव के, तो हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के आशीर्वाद की ज़रूरत है ताकि हम एक अच्छा संसार बना सकें। बस इन्हीं के गए शब्दों के साथ, दुख के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को नमन करता हूं। मेरा नाम पुष्पलोक बरार है। सो मनमोहन सिंह एक ऐसे शख्स सी जिन्होंने कि एक परमानेंट मार्क हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री तो पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए की था। बहुत ही हम्बल बिगनिंग से लेके राइजिंग टू द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर,
and bringing about changes जिन्हें कि probably सोचे भी नहीं जा सकते हैं. It's a mark of a true leader. I remember, you know, a finance minister when I was a student, I was a student at the university. In the crowd, you know, the speech, so like we were pretty young boys. We never were interested in speech, but in the speech, we were like, it was really an impressive speech. I did not understand economics much, but budget much, but it was really something which we were looking forward, because India gold to Kenya, and it was big news at that time. India is going to go bankrupt. India was 1 million foreign reserve बचे हैं. I still remember कि just before the budget on the Bella, I visited a social get together से गल कर रहे थे कि like 1 million reserve बचे हैं. It's going to be imports totally ये ban करती government ने, and this and that, and we were actually really worried कि होगा क्या, right? And then this guy came around and then totally turned around. So there are a lot of things to be said about this man, but I don't know what else to say. He brought Right of Information Act as a Prime Minister. He brought the Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme, which was a very revolutionary, right? I remember we were doubting कि ये हो पाएगी. एड्डी बड़ी चीज़ इंडिया में कर पाऊंगा कोई बंदा. Will it go through the parliament? But civil nuclear deal was another big thing. Civil nuclear deal which, like, you will remember that you can see the government की जारी है. And but this man stood like a rock. Like हालांकि minority government दे विच it's not easy. In minority government दे विच एक चीज़ करनी आसान नहीं है. बहुत औखी होती है because you got so many people pulling you from different angles. एक बंदे ने करके दिखाई, which was a very amazing. Like, hats off इस मैन के लिए जो कुछ इस बंदे ने achievement की थी. And he was never इन्हीं के अपने power misuse नहीं किया. Never created jobs for his children. Never made his daughters some ambassador, some governor or something. Pretty simple. Like बहुत ही simple life lead की थी. When you guys about the 800 prime ministers, like, and it was very like. It doesn't mean how much you talk. It matters is कि कितना तुम्हारे अंदर की spirit है ये. So बोली जाओ and got no spirit. That's not good, right? मतलब बंदा he was काफी you speak less. It does soft spoken. See, you couldn't hear him for a couple of lines down this, so you couldn't hear him. And when like as a professor, how would he be teaching? I don't know. I've never been a student, but I just wonder because he's so soft spoken, but very effective, very dynamic. Wonderful human being, right? And really a lot of respect for this man. I wish we have more people, more leaders like him, and more prime ministers like him in the country. नवी दिशा में ले जा सके. No. So this is the man's courage. Like this is the man's guts, right? And we cannot forget his act. Like he brought in Aadhaar card. He brought in the Right to Information Act. After Right to Information Act, things became so open, right? Because we could ask what was happening. Before that, the officer would say, it's confidential and file will go away. But this man brought that thing up, and like, it changed the whole thing, right? And we often talk about the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was a landmark. It was a historic day. It guarantees employment to rural families. A lot of people actually rose up from poverty because of this thing, what he did, right? Not only and even Aadhaar card, nobody had vision that this thing could be done, but this man did that, right? And he was in a minority government. He never had a majority government, and getting everybody together in a minority government to get such historic things done shows leadership, shows vision. People will not follow you. Like, it's so easy to break apart, but to get people to get together and for 2 terms is an instrument in itself, right? It's kind of historic thing. His legacy extends beyond India's border. As a statesman, he was well respected the world wide over. And throughout his life, Manmohan Singh was a model of integrity and humility. One of the humblest prime ministers.
any reporter would ask anything to him and he would answer. He never shied away from questions, even if the questions were like, at one point of time, because of Right to Information Act, his government got into a lot of trouble because there were people who were doing corruption. They were asking him and he did not shy away. He actually faced them. He faced the media and he answered the questions. His quiet determination combined with his unparalleled expertise left an indeniable mark in India's history. As we bid farewell to this remarkable man, let us remember Dr. Manmohan Singh was not just for his achievements, but for the values he brought in, the values he embodied: wisdom, compassion, and unwavering dedication to his country. His life was testament of the power and intellect and character, and his legacy, which will continue to inspire generations to come. Personally, I have really been inspired by this man, and when he became the finance minister, at that point of time, I was very young, and it was really inspiring. When he became the prime minister, it was more inspiring. And every time, he has really inspired the youth and has been an instrumental in creating an economy which is from a very poor country to an economy which the world today looks up to and respects. Thank you very much. ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਆਈ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ WTO ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਅਸੀਂ ਕਿ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਢਾਂਚਾ ਆ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਉਹ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਫੇਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1-2 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੰਤ ਤੇ ਹੱਦ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੰਗਾ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਰਿਆ ਭਰਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਚਦੇਵਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈਲਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਚਦੇਵਾ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਰਿਆ ਭਰਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਉਹੇ ਨੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਰਿਆ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਮਾਪ ਤੋਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ और मनमोहन सिंह लोगों के दिल च हमेशा रहेंगे। बहुत धन्यवाद। मैं इसमें आपकी बात पे जरूर ऐड करना चाहूँगा जी। जो आपने बात कही कि जैसे हम छुरी के बारे में कहते हैं कि छुरी के दो फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। छुरी से हम इस्तेमाल भी अच्छी कार्य के लिए भी कर सकते हैं, अपना हाथ भी काट सकते हैं। तो वही जो पॉलिसीज जो मनमोहन सिंह जी लाए लिबरलिज्म की, उसका किस तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है, उसका प्रमाण हम पिछले 10 सालों में देख रहे हैं। तो ये बात जरूर है कि इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तो भी होती हैं, परंतु अगर ये चीज़ शुरू ना होती तो हम आज के दिन में जो इंडिया में जिस तरह की डेवलपमेंट देख रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स भी है, स्टारबक्स भी है, और हल्दीराम भी है, और बीकानेर वाला भी है, और मारुति 800 भी है, मारुति सुजुकी भी, वो मारुति की बड़ी कारें भी हैं, और छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सब कुछ है भारत में जो देख रहे हैं। जिस तरह की डेवलपमेंट, जिस तरह के फ्लाईओवर हम देख रहे हैं, वो भी भारत में बहुत ज़रूरी था लोगों को। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज के दिन में जो हम एक्टिविस्ट लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज में कुछ लोगों पे जिस तरह से उनको अधिकार दिया जा रहा है, कुछ 2-4 परिवारों को, कि वो पूरे देश को कंट्रोल कर सके, न सिर्फ भारत में, हमारे देश कनाडा में भी जिस तरह से किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी। और ये है कि हम आम आदमी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है और ये आगे बढ़ती रहनी चाहिए। और जहाँ तक सिंह साहब का सवाल है, सिंह साहब के आदर्श जो हैं वो तो हमेशा रहेंगी, उनकी बातें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। तो चाहे कोई भी उनका किसी भी तरह से जब कोई थूक फेंकता है, आसमान पे थूक फेंकता है, तो थूक अपने ऊपर ही आकर गिरता है, कहीं और नहीं आता। तो तुम जितना भी थूक फेंकोगे, वो आसमान है, वो बुलंद है, उसको कुछ नहीं होने वाला, वो तो ऊपर है, वो हम सबसे ऊपर है, वो महात्मा है। और वो अगर वो सच में महात्मा। दूसरी बात जो इन्होंने, जो हरजीत जी ने कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जवाहरलाल नेहरू जी को हम कहते हैं कि एक बहुत महान प्राइम मिनिस्टर थे, परंतु वो समय अलग था। उन्होंने जो कार्य किया, जो देश को बनाया, वो समय ऐसा था कि सारे देश में पैट्रियाटिक फीलिंग थी और देश को कुछ चेंज करने की फीलिंग थी। मनमोहन सिंह जी जब आए तो हमारा समाज बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था। हमको उन्होंने कोएलिशन सरकार चलाई है, जैसे ब्राड साहब ने भी कहा। ऐसे टूटे हुए समाज में सबको जोड़ के, सबको साथ लाना, और लेफ्ट फ्रंट को, और जो थोड़ा बहुत राइट फ्रंट भी हो रहा था, उनको भी साथ लेके सरकार चलाना और सारे और चेंजेस लाना, वो एक व्यक्ति कर सकता था। तो वो उस तरह का व्यक्ति था जिसमें अपने में कोई दम्भ, अपने में कोई अहंकार ना हो। वो डॉक्टर साहब थे। धन्यवाद। मैं सिर्फ इन्नी की गल करनी सी, क्लैरिफिकेशन ही हाँ कि इंडिया दे विच 2 अलायंस सी उदों, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिहदे लीडर मनमोहन सिंह रहे प्राइम मिनिस्टर, तो वो मिनोरिटी गवर्नमेंट नहीं सी, दैट वाज यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, जिहदे विच यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिहड़ा हैगा उहदे लीडर डॉक्टर मनमोहन सिंह सीगे। सो इट शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड, that was not a minority government, coalition, so that was a united front government। और वही जो सिलसिला संसार दियां सारियां डेमोक्रेसीज दे विच अज प्रवेल करदा हैगा, किते भी कोई सिंगल पार्टी जिहड़ी आ बहुती थां मेजोरिटी दे विच नहीं आ रही। सो आई वाज टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट। थैंक यू।